हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 9th में आपका जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका था। तो आप सभी ने इस चैप्टर में सेल्स के नंबर के आधार पे जो मल्टी न्यूक्लियर और यूनिसेलुलर सेल्स के बारे में पढ़ा था, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लिया था। उसके बाद आज आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी आप सभी पढ़ चुके हैं। चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बच्चों क्लास 9th में आप लोगों का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में आपको बताया गया था कि जीवन की मूलभूत जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है। आपको कोशिका के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आप सभी ने सेल्स की संख्या के आधार पे दो तरीके के जीव पाए जाते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा चुका है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, एक कोशिका के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो हमने ये जाना था कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है, कोशिका के अंदर कुछ द्रव्य जैसी संरचना होती है जिसको आप साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, वो पाया जाता है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये जानने के बाद आज आपको पढ़ना है बच्चों किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। उसका स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरीके का होता है और उसके फंक्शंस के बारे में समझना है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है। इन द सेंटर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ लार्ज प्रोमिनेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नोन एज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक झिल्ली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस बंद होता है। तो जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना था और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जाना था, तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, या कह सकते हैं कि विकसित न्यूक्लियस, पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वो सेल्स क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और उसका एक सिम्टम है कि वो लार्ज होता है, बड़ा होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, यानी कि उसके ऊपर एक झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है। वो जो झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है उसके अंदर न्यूक्लियस बंद होता है। तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं, द न्यूक्लियस इज विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, इट्स एसिडिक इन नेचर, एनी बेसिक स्टेन कैन बी यूज्ड टू सी द न्यूक्लियस। अगर जो प्याज की झिल्ली का एक्टिविटी कराया जाता है स्कूल में, उसमें अगर कोई भी बेसिक स्टेन है उससे न्यूक्लियस को देखा जा सकता है। ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट इट लैक्स अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक इसलिए क्योंकि प्रो का मतलब विकसित नहीं हुआ हो, आद्य, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी आद्य केंद्रक जिसमें पाया जाएगा वो आपका प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आएगा। जनरली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सेल। सामान्यतः क्या होता है, एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है, बट देयर आर सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच डू नॉट कंटेन इवन अ सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं यूकैरियोटिक जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और वो सेल है आपकी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड देयर आर सर्टेन अदर्स देन कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट कहलाती हैं, जैसे कि स्लाइम, मोल्ड। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, छोटा जीव है, तो एक कोशिकी जीव है, उसके अंदर क्या होता है,
एब्सेंस होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, यानी न्यूक्लियस के बाहर जो भित्ति है, न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली से बंधा हुआ न्यूक्लियस है, वो एब्सेंट होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर क्या होता है, केवल न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, इस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, यानी कि बैक्टीरिया में। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो इसके अंदर द्रव भरा रहता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और बाहर की ये जो झिल्ली है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, और उसके अंदर ये जो उलझे हुए धागे जैसी संरचना है ये क्या कहलाती है, क्रोमैटिन कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, क्या क्या होता है उसमें, न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होता है कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो मेन कंटेंट है वो एक लिफाफे के अंदर बंद होता है। तो केंद्रक जिस लिफाफे के अंदर बंद होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय ए डबल लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल्स से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड इज फिल्ड विद फ्लूइड। The nuclear envelope separates the contents of the nucleus from the cytoplasm. जो nuclear envelope होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उससे साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम करता है। जैसे एक कोशिका है तो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को अलग करने के लिए जो झिल्ली बनी होती है वही झिल्ली क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनवलप कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पियर्स्ड विद होल्स नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम होता है, these pores allow the nucleus to communicate with the rest of the cell as they control the passage of substances into and out of the nucleus। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर पोर पाए जाने का कारण कैसे है कि जो पूरी सेल है उस सेल से अगर इसको कुछ कम्युनिकेट करना है, कोई सूचना भेजनी है, तो वो काम इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो बिल्कुल इस तरह से ये संरचना जैसे आपको दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे ये है न्यूक्लियर एनवलप, और न्यूक्लियर एनवलप से बिल्कुल जुड़ी हुई कनेक्टेड एक संरचना होती है जो जालवत संरचना होती है, ये क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। तो इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो होता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस के बाहर जो भित्ति पाई जाती है, जो झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर न्यूक्लियस बंद होता है, वो भित्ति न्यूक्लियर एनवलप कहलाती है। और उसके अंदर हर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है, यानी कि उससे भी एक छोटी संरचना। न्यूक्लियोलस क्या है, When observed under a microscope, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा गया तो क्या पता चला कि the center of the nucleus has a dark dense spherical area known as the nucleolus। जो केंद्रक था, केंद्रक के अंदर भी एक गोल और गहरी डार्क संरचना थी, गोल सी, और वो क्या कहलाई, केंद्रिका कहलाई, यानी कि न्यूक्लियोलस कहलाई। न्यूक्लियोलस क्या है, इज द प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस क्या काम करता है, न्यूक्लियोलस जो है, केंद्रिका जो है, वो राइबोसोम को बनाने का काम करती है। द न्यूक्लियोलस इज द प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को बनाने का
काम करती है, विच इज टर्न मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स में क्या मैन्युफैक्चर होते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। It can be said that the nucleolus is the indirectly involved in the protein and RNA synthesis। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, जो केंद्रिका है, वो प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस में काम आती है। ठीक है, उसके अंदर एक और चीज पाई जाती है और वो है इस न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ द्रव्य। इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो इसमें आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, ये आपकी डेंस सी संरचना है डार्क सी, जो न्यूक्लियोलस कहलाती है। तो न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस में वर्क करता है। कुछ इसमें इस तरह से उलझी धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियर सैप और अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म। जैसा कि जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कैरियोटिक शब्द जो है वो कैरियन शब्द से आया है, और कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। यानी कि ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का पर्यायवाची है कैरियन, केंद्रक का पर्यायवाची है न्यूक्लियस का। तो उससे क्या है, उसका दूसरा नाम जो है, उसके भरे हुए जो द्रव्य है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है, उसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म है। और उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम जो है वो कैरियोप्लाज्म, उसको आप कह सकते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म को आप कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म को आप कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा हुआ होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है, या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, या कैरियोप्लाज्म कहलाता है। कैरियोप्लाज्म का काम क्या होता है? इट होल्ड्स द न्यूक्लियोलस एंड द सस्पेंडेड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या काम होता है? ये न्यूक्लियोलस को यानी कि केंद्रिका को और उसके अंदर उसके आसपास फैली हुई क्रोमैटिन, जो उलझी हुई धागों जैसी संरचना होती है, उन क्रोमैटिन्स को संभालने का काम करती हैं। ठीक, क्रोमैटिन नेटवर्क जो मैं आपको बोल रही हूँ कि उलझी हुई धागे जैसी संरचना होती है, क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है? व्हाट इज क्रोमैटिन नेटवर्क? क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है? The nucleus contains the genetic material of an organism in the form of a network of chromatin। एक शब्द आया आपके सामने, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। जैसे कि जो बच्चों के अंदर गुण आते हैं अपने माता पिता से ट्रांसफर होते हैं, वो जिस मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं उस मटेरियल को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं। अब अगर ये आप एक कॉमन शब्द लाइन है जो आपने सुनी होगी कि बच्चे के बाल अगर ब्राउन हैं तो कहते हैं कि ये बच्चा जो है इसके ब्राउन बाल उसकी दादी की तरह हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि दिखने में ये बच्चा किसकी तरह? ये अपने मौसी जी को पड़ा है, या कह देते हैं ये अपने दादाजी की तरह है। तो ऐसा क्यों होता है कि कंपैरिजन किसी और पिछली पीढ़ी के इंसान से किया जाता है, व्यक्ति से किया जाता है, चाहे वो मैटरनल साइड का हो, चाहे वो मम्मी के पक्ष का हो, या फिर वो पिता के साइड का हो। तो वो जिस जेनेटिक मटेरियल से इन गुणों का ट्रांसफर होता है बच्चों, वो जेनेटिक मटेरियल एक धागे जैसी संरचना होती है, उस पे फैला होता है, और वो धागे जैसी संरचना क्या कहलाती है? वही क्रोमैटिन का नेटवर्क है, या उलझी हुई जालवत संरचना है, जिसे आप क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन के धागों की संरचना है। अब क्रोमैटिन के धागे जो होते हैं उस पर क्या मौजूद होते हैं? डीएनए मौजूद होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए गेट एसोसिएटेड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म
क्रोमैटिन, दिस क्रोमैटिन गेट्स फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब विभाजन का समय आता है तो विभाजन होने लगता है जब, तो विभाजन के समय में ये क्रोमैटिन जो है वो सीधे होकर के फोल्ड हो जाते हैं और छड़ाकार संरचना बना लेते हैं, और ये छड़ाकार संरचना क्या कहलाती है? क्रोमोसोम्स कहलाती है। तो न्यूक्लियस के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? न्यूक्लियस के बारे में आपने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस जो है उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोलस, तीसरा होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और चौथी चीज जो उसमें पाई जाती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो कहलाती है क्रोमैटिन नेटवर्क, यानी कि उलझी हुई धागों जैसी संरचना जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई पड़ी होती है वो क्या कहलाती है? क्रोमैटिन का नेटवर्क कहलाती है या क्रोमैटिन का जाल कहलाती है। वो एक धागे जैसी संरचना होती है और उसके ऊपर क्या होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो उससे क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, और डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ये किस तरीके की संरचना होती है क्रोमोसोम्स की वो आप अभी देखेंगे। जैसे आपने ये देखा कि ये है न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे ये जो बाहर वाली संरचना है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी न्यूक्लियर एनवेलप। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है, इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है, ये फ्लूइड क्या कहलाता है बच्चों? ये फ्लूइड कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी प्लाज्मा का मतलब, प्लाज्मा एक टाइप का मटेरियल है, सेमी सॉलिड सेमी फ्लूइड मटेरियल है, सेमी फ्लूइड मटेरियल है प्लाज्मा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो द्रव्य है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब इसके अंदर कुछ उलझी हुई धागों जैसी संरचना पाई जाती है। कुछ उलझी हुई धागों जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये जो उलझी हुई धागों जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, ये संरचना कहलाती है क्रोमैटिन। ये संरचना क्या कहलाती है? यही संरचना कहलाती है क्रोमैटिन। क्या कहलाती है? क्रोमैटिन। और ये जो क्रोमैटिन है ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। जो क्रोमैटिन है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये जो क्रोमैटिन है ये क्या है? ये जो क्रोमैटिन है क्रोमैटिन आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब क्रोमैटिन पे क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटिन से डीएनए एसोसिएट होते हैं और डीएनए पे क्या होते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो गुणों का जो ट्रांसफर है वो कौन करता है? क्रोमैटिन के द्वारा बनने वाले क्रोमोसोम्स जो हैं उन पे उपस्थित जीन्स जो हैं वो जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करने का काम कौन करता है? उसका जो बेसिक मटेरियल है वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं। और डीएनए क्या करते हैं? गुणों का ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करने का काम करते हैं। ठीक, केंद्रक में क्या होते हैं? देखो,
हमने केंद्रक के बारे में जाना। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक, न्यूक्लियर एनवेलप क्या कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक, ये दोहरे परत की दो परतें होती हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से दो परत बना देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ये इस तरह से दो परतों से बनी हुई संरचना होती है। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप, या यही कहलाती है केंद्रक झिल्ली। ठीक, केंद्रक झिल्ली में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, ये पोर्स जो है उससे जो कोशिका द्रव्य है वो केंद्र के अंदर बाहर आ जा पाता है। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। ठीक, और क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन क्या है? एक प्रकार का क्रोमैटिन एक जालबद्ध संरचना है जो अनुवांशिक पदार्थ है। इस शब्द के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमैटिन से क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स में जब ये क्रोमैटिन, जैसे कोई सेल है, कोई कोशिका है, तो क्या करती है? कोशिका विभाजन के समय पर क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय पे, यानी कि सेल डिवीजन के समय पे, कोशिका विभाजन के समय जो ये क्रोमैटिन मटेरियल है, कोशिका विभाजन के समय जो ये क्रोमैटिन मटेरियल किस में बदल जाता है? क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। क्रोमैटिन किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में। किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। ठीक, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो ये किस तरीके की संरचना है? छड़ाकार क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? कुछ छड़ के आकार की संरचना है, छड़ाकार क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन किस में बदल गया? छड़ाकार क्रोमोसोम्स में बदल गया। ठीक है, कुछ इस तरीके की। और इन्हीं छड़ाकार क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और वो डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को पहुंचाने का काम करते हैं। क्या कहलाते हैं? अब क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें जो अनुवांशिक, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो वो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, डीएनए इसमें, इसके साथ कौन प्रेजेंट होता है? इसके साथ प्रेजेंट होते हैं डीएनए। डीएनए गेट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म क्रोमैटिन। और ये जो डीएनए है, यही डीएनए क्रोमैटिन गेट्स फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। इस तरीके से क्रोमोसोम बनाने के लिए क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमैटिन से ही बनता है। ठीक है, और उसमें क्या चीज होती है? डीएनए होती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म हम पहले देखेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए को क्या कहते हैं आप? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी के बारे में हमने बात करी थी कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? नेचर में एसिडिक होता है। उसके बारे में हमने बात करी थी कि जो न्यूक्लियस है वो नेचर में एसिडिक होता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए होता है, ये प्रोटीन अणुओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ले जाने का काम कौन करता है? ये डीएनए ही करते हैं। तो क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के। क्रोमोसोम्स किस चीज से बने होते हैं? क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन के।
क्रोमोसोम्स किस चीज के बनते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो आप सबने क्या देखा कि यहाँ पे था केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट थी? केंद्रक के अंदर प्रेजेंट थी क्रोमैटिन। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट थी? क्रोमैटिन प्रेजेंट थी। क्रोमैटिन से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? एक छड़ाकार संरचना होती है, कुछ इस तरीके की। ठीक, इन क्रोमोसोम्स के पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। डीएनए जो है ये कहाँ जाते हैं? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगली पीढ़ी में, जैसे माँ बाप से उनके बच्चों में, माता पिता से उनके बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं वो क्या चीज होती है? डीएनए ट्रांसफर होते हैं। ठीक, तो डीएनए क्या करते हैं? अब डीएनए किस चीज के बने होते हैं? जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के प्लस प्रोटीन के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन के अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक, अब डीएनए में क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए सेल का जो फॉर्मेशन होता है और उससे संबंधित संगठन से जो भी सूचनाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं? अगली पीढ़ी में जाती हैं। तो वो किसके थ्रू जाती हैं? डीएनए। लेकिन डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए से अगली पीढ़ी में जो चीज जाती है वो है जीन्स। जीन्स। ठीक, ये शब्द ध्यान से पढ़ेंगे। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है? जीन्स। जीन्स डीएनए का क्रियात्मक भाग, जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है बच्चों? वो है जीन्स। ठीक है, तो जीन्स से पुरानी पीढ़ी से जो सूचनाएं हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिल करके बना हुआ होता है और डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है, जो क्रियात्मक भाग है, वो क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजित होनी शुरू होती है उसमें ही ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, और उस पर प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो कोशिकाओं से वो क्या करते हैं? अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई भी गुण जो है वो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो जब ध्यान देंगे कि जब भी क्रोमैटिन में क्या होगा? विभाजन होगा, तो विभाजन के फलस्वरूप ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है इस जगह पे। जब विभाजन होने वाला होता है तभी ये क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने केंद्रक के बारे में जाना और केंद्रक कितने भागों से मिलकर के बना हुआ होता है उसके बारे में जाना, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है उसके बारे में जाना। अगली सेशन में हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।